नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज खबरनामा में एक खास खबर पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल विश्व स्तर पर 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति बोध दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आज खबरनामा में इसी मसले पर हमारी चर्चा होगी। इस वर्ष की जो थीम है वो ये है कि नशे के द्वारा पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में तथ्य साझा करना और लोगों का जीवन बचाना। आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है। युवाओं के नशे जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। देश के जो जांबाज कर्णधार हैं आज वही सबसे ज्यादा नशे के शिकार हैं। जिनको देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा लगानी थी वो आज अपनी अनमोल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा चोरी, लूटपाट और मर्डर जैसी सामाजिक कुरीतियों में नष्ट कर रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसी ठीक तरीके से नशे के सेवन में भी नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। आज का युवा शराब और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का नशा नहीं बल्कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह की दवाएं आसानी से युवाओं की पहुंच में हैं और इनके सेवन से घर या समाज में किसी को एहसास भी नहीं होता कि इस व्यक्ति ने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया है। इस बुराई के सबसे बड़े जिम्मेदार सिर्फ हम और आप हैं। आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें यहां तक ख्याल नहीं रहता कि हमारा बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है, क्या कर रहा है। कोई परवाह नहीं है कि बस बच्चे की ख्वाहिश हम पूरी करते जा रहे हैं। इन सब के बीच में इस सबसे बड़ी बुराई को दूर करने के लिए हम सबसे पहले जागरूक होना होगा, फिर प्रशासन को जागरूक होना होगा। हमें लालच जैसी लाइलाज बीमारी को अपने अंदर से निकाल फेंकना होगा, नहीं तो यह कुरीति धीरे धीरे एक दिन हमें, हमारे पूरे समाज को, फिर हमारे इस पूरे सुंदर भारत को खा जाएगी। फिर हमारा भी दुनिया में कोई खास अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस दुनिया भर के कार्यकर्ता, चिकित्सक और नशा छोड़ने के लिए लोगों की मदद करने वाले संगठन और सरकारों के लिए एकता दिखाने का भी एक मौका होता है जिससे नशा करने वालों की मदद में आसानी हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने में सहयोग की अहम भूमिका होती है। आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भी मादक द्रव्य निषेध दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें खुद कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया। Today we have got permission from the court to destroy more than 50 crore worth 12 items. However, it's just a 60%. Still 40% is under process and court orders has to be issued. So that 40% will also be destroyed very soon. And our war against drug will continue. We will use new technology and with full dedication our police force is doing it. For the first time in the country, any state has seized such a big haul of drugs, and that too international. Some of the international persons are also been arrested. More than 5,000 people are arrested. 4,000 cases have been lost. So this war on drug will continue, and we will see the end of it. Sir, what is the update on Rekha Kapoor's murder case? Yeah, all the 5 have been arrested, and all the people involved are booked, and further investigation going on. Regarding the conspiracy angle, we will find out from the people who have been arrested. And दुनिया में हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है। आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खुद सूबे के गृह मंत्री पहुंचे और उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो दुनिया में हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है जिससे दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत और उससे होने वाली मौत से बचाया जा सके। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए शोध पड़ताल, आंकड़े और तथ्यों को साझा करना है जिससे नशे की लत में पड़े लोगों का जीवन बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र खुद इस दिन पर लोगों को कई तरह की गतिविधियां आयोजित करवाता है जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो। आज पंजाब में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं ये पंजाब के गुरदासपुर
की है। यहाँ पर भी आज एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया नशा मुक्ति दिवस के मौके पर, और ये कोशिश की गई कि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। वैसे तो देश भर में आज कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, लेकिन पंजाब के गुरदासपुर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं ये पंजाब के बठिंडा से है। यहाँ पर तो आज पुलिस ने एक मार्च निकाला है लोगों को जागरूक करने के लिए। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो काफी सराहनीय है, और आप देख सकते हैं कि स्कूली जो छात्र हैं उन्होंने एक साइकिल रैली निकाली और इस साइकिल रैली के जरिए उन्होंने लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने भी आज मार्च किया और कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके नशे से दूर रहने के लिए। पंजाब के बठिंडा से ये तस्वीर, इससे पहले पंजाब के गुरदासपुर से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। अब आप देख रहे हैं पंजाब के पटियाला से ये तस्वीर। पंजाब के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पंजाब में आज नशा मुक्ति दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। पटियाला की तस्वीर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पटियाला में भी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा नशे से दूर रहें। साइकिल रैली का आयोजन आज पटियाला में हुआ है। साइकिल रैली को खुद प्रशासनिक अधिकारी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राएं हैं, ये कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, ये जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा कितनी बुरी चीज है। साइकिल रैली के माध्यम से वे ये प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयासों की वाकई में सराहना की जानी चाहिए। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਥਾਣਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। पंजाब में आज जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पंजाब के अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं।
मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में भी विश्व नशा मुक्ति दिवस पर नारकोटिक्स विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक का आयोजन किया। इंदौर शहर में नशा मुक्ति को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन किया गया। आईजी ने बताया कि मध्य प्रदेश पूरे देश में शराब के मामले में 13वें स्थान पर है। वहीं मालवा क्षेत्र में अफीम से निर्मित हेरोइन तस्करी ज्यादा होती है। बताया सर कि हर प्रदेश में इस नशे का अलग अलग पैटर्न रहता है। सर आपकी नज़र में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है और उसको लेकर किस तरह के प्रयास होने चाहिए? मध्य प्रदेश शराब के मामले में 13वें स्थान पे है इंडिया में और पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक, लेकिन आप शहडोल रीवा उस इलाके में जाएंगे तो गांजे का ज़्यादा है। मालवा क्षेत्र में अफीम से निर्मित हेरोइन ज़्यादा है और इसी तरह हर जिले में थोड़ा पैटर्न बदलता रहता है। मध्य प्रदेश पूरे अगर भारत का अध्ययन जो हुआ है, मध्य प्रदेश बीच में ठहरता है, ना टॉप पे है ना बॉटम पे है, ये बीच में ठहरता है। इसलिए मध्य प्रदेश में हम अगर प्रयास करें तो मध्य प्रदेश में हम अगर कोशिश करें तो नशे की प्रवृत्ति पे हम रोक लगाने में संभव होंगे। इसमें सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। समाज के लोग हों, स्कूल हो, कॉलेजेस हों, परिवार हो और ख़ासतर से प्रभावित आजकल नए लड़के हो रहे हैं, 17 साल से ऊपर के लड़के, उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा और जो फंस गया है उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ट्रीटमेंट और उसके गैप है तो इसमें और सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और ज़्यादा खोलने पड़ेंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि हर ज़िले में, हर तहसील में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर होना चाहिए। सर एक जो प्राकृतिक नशा, चलिए अब ग्राफिक्स हम आपको कुछ दिखाते हैं जिसके जरिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, कितने लोग नशे का सेवन करते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 26.9 करोड़ लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जो 2009 की तुलना में 30% से ज्यादा है। इसके अलावा एम्स के सहयोग से 2019 में भारत में नशे के दुरुपयोग पर सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 से 17 वर्ष आयु समूह के लगभग 1.5 करोड़ बच्चे और किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकेन, भांग सहित कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। 15.10 करोड़ लोगों में नशे की प्रवृत्ति पाई गई है। शुरुआत का आनंद सेहत पर भारी पड़ता है। ये डॉक्टर्स का कहना है कि चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त किसी भी मात्रा में आनंद की प्राप्ति के लिए ऐसे पदार्थ का सेवन करना जो हमारी शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को क्षति पहुंचाता है, नशा कहलाता है। इनका प्रयोग यानी कि इन पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नशे के दुष्प्रभाव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के बारे में ये बताया जाता है कि फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, आघात, जिगर का बढ़ जाना, रक्त शुगर का बिगड़ना, याददाश्त कम हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, सामाजिक प्रभाव जैसे कि घर में लड़ाई कलेश, ये नशे के दुष्प्रभाव हैं। नशा का प्रयोग करने वालों के मुख्य लक्षण इस समय आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। किसी कार्य में मन न लगना, भूख न लगना, बात बात पर गुस्सा आना, नींद न आना, आंखों का लाल रहना, व्यवहार में परिवर्तन, हाथों का कांपना, वजन घट जाना, ये नशे का प्रयोग करने वाले लोगों के मुख्य लक्षण हैं। नशा छोड़ा कैसे जा सकता है? इसके लिए मन में निश्चय करना होगा। अन्य बीमारियों की तरह नशा भी एक शारीरिक और मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। ये डॉक्टर्स का कहना है कि यदि कोई नशा करने का कहे तो उसे दृढ़ मन से व स्पष्ट मना करे। परिवार के लोग नशे की लत को छुड़ाने में सहायता कर सकते हैं। तो आज इसी मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
तो आज जिस तरीके से पूरा देश इस समय देख रहा है कि लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं, इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। सीधे मेहमानों का अब रुख कर लेते हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। इनके अलावा डॉक्टर अनूप कुमार, हेड यूरोलॉजी, सफदरजंग से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। डॉक्टर अनूप, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। सर, आज विश्व नशा विरोधी दिवस है। बात बस इतनी सी है सर, हम एक दिन तो ये दिवस मना लेते हैं, लेकिन रोजाना लोगों को किस तरीके से नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए, इस दिशा में कौन प्रयास कर रहा है? देखिए पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो नशाखोरी है ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है पूरे भारतवर्ष के लिए, और हर साल हमारे कितने ही जो भाई बहन हैं उनकी जान चली जाती है नशा के वजह से। और इसलिए इसमें पूरे साल इसके ऊपर एक जो है प्रोग्राम, हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए कई प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए हर एक स्टेट को सेंटर के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम जानते हैं जो नशा है इससे हमारे शरीर का हर एक अंग प्रभावित होता है, क्योंकि मैं खुद एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो हम देखते हैं कई पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, नशा करने से किडनी का कैंसर हो जाना, ब्लैडर का कैंसर हो जाता है, उनकी किडनियां दोनों खराब हो जाती हैं, बाद में उनको ट्रांसप्लांट भी पड़ सकती है, साथ साथ लीवर खराब हो जाता है, हार्ट का जो है उसमें आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, तो उसमें हार्ट अटैक हो सकता है। और साथ में इसके अलावा जिस भी ऑर्गन की हम बात करें उससे नशा के, अल्कोहल के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए ये बड़ी एक भयंकर ऐसी है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इस समय जो पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, ये सभी बीमारियों में अल्कोहल से बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और ज्यादा सीवियर हो जाती हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को, सभी सेक्शन सोसाइटी को आगे आकर इस मुहिम में साथ देना चाहिए और लोगों को जागृत करना चाहिए कि नशे को छोड़ें, क्योंकि नशा लेने से ना सिर्फ वो प्रभावित होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार वो भी प्रभावित होते हैं, इकोनॉमिकली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। बिल्कुल सर, इस मसले पर काफी सवाल है मेरे मन में। पहला सवाल तो यही है कि नशे को छुड़ाया कैसा जाए। मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले एक बार रुख कर लेते हैं। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। जगदीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है जी। सर, सवाल मेरा बस सीधा सा ये है कि बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि जो युवा हैं कम से कम उन्हें तो हम नशे से दूर रख सके, लेकिन स्थिति उलट हो रही है। हम ये देख पा रहे हैं कि आजकल सबसे ज्यादा युवा ही नशे की लत में है। ऐसा क्यों? क्या समाज सेवी होने के नाते आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास किया जाता है कि युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा सके? देखिए राजपूत जी, अगर हम आज की बात करें, आज विश्व नशा मुक्ति दिवस है। सबसे पहले तो मैं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से समस्त देशवासियों को नशा मुक्ति की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए इसे रोकने के लिए। अगर आज हम नशा मुक्ति की बात करें तो आज नशा मुक्ति की अगर हम बात करें तो लोगों में जो है आज 60% यानी कि 100 में से 60 लोगों को नशे की लत लगी हुई है। वो किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, चाहे तंबाकू का, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, गुटखे का हो या बियर वगैरह, किसी प्रकार का भी नशा हो सकता है। आज की जो युवा पीढ़ी अपने उद्देश्य से जो विचलित होती जा रही है, वो उसका मुख्य कारण है नशा। नशे की वजह से आज के युवा अपने रोजगार से ही पिछड़ते जा रहा है। जो उनका लक्ष्य है, जिंदगी का लक्ष्य है, उससे भी वो विमुख होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि उन्हें बचपन में ही क्या है कि उनके साथ ऐसे लोगों का संपर्क रहता है, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं कि जो नशा करने वाले लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें भी लत आ जाती है। होता क्या है कि धीरे धीरे अगर कोई आदमी किसी के संपर्क में रहता है, किसी गंदे आदमी की अगर हम बात करें, किसी गंदे आदमी के साथ अगर एक अच्छा आदमी रहता है और उसके साथ उठता बैठता खाता पीता है, तो क्या होता है कि अगर वो 10-15 दिन लगातार, एक दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा, तीसरे दिन लगातार वो वही चीज उसके साथ देख रहा है, तो होता क्या है कि वो उसको कैच करता रहता है, पकड़ता रहता है कि शायद पता नहीं कितने फायदे की चीज होगी जिसकी वजह से हमें जो है इसका भी लाभ मिलेगा। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उससे बात करता है, उसके संपर्क में रहता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो उसके फ्यूचर को, भविष्य को ना देखते हुए उससे कहता है इसको तो पीने में बड़ा मजा आता है, इसको खाने में तो बहुत आनंद आता है और इसके बिना तो जिंदगी है ही नहीं। तो जब वो सामने वाला ये व्यक्ति ये सब सुनता है तो उसके मन में ये जिज्ञासा रहती है, शायद अगर ये आज कामयाब है, शायद नशे की वजह से हो सकता है।
नशा ही वो उसका मुख्य कारण, उसके कामयाबी का मुख्य कारण मान लेता है। तो वो क्या कहता है, अरे यार कल आप पी रहे थे, आज थोड़ी मुझे भी दो। तो वो उसके साथ पार्टी में शामिल हो जाता है और वो धीरे धीरे जब एक बार पीता है तो उसको उसका टैक्स मिलता है, उसको उसकी खूबियां बताई जाती हैं। जो सामने वाला व्यक्ति होता है तो उसको उसके रास्ते से भटकाने के लिए, उसके भविष्य खराब करने के लिए उसे उसकी खूबियां बताता है। अरे शराब पीने से तो सेहत अच्छी हो जाती है, शराब पीने से तो दिल अच्छे से काम करता है, शराब पीने से तो अच्छा दिमाग काम करता है। अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, तुम भी पी के देखो, मैं आज कामयाब हूँ, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। बताए आपको मालूम है, सिर्फ नशा, मेरा दिमाग फ्रेश रहता है, मैं तरोताजा रहता हूँ। अगर मैं एक सिगरेट पी लूँ या एक गुटखा खा लूँ तो मैं पूरे दिन ऐसे काम करता हूँ जैसे मशीन काम कर रही हो, मैं बिल्कुल सकता नहीं हूँ। तो वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके नंबर में आया हुआ, तो होता क्या है, वो सोचता है यार काश मैं भी इसके जैसा बन जाऊँ। तो वो क्या करता है, उसके बाद पैसे तो आज के समय में हर बच्चे के पास होता है। अगर हम 2 साल के बच्चे की बात करें ना तो घर में पैसे दे देते हैं माँ बाप। ऐसी जब 5 साल का बच्चा है वो चीज खाने के लिए पैसे मांगता है, टीवी पे ऐड देखा और फिल्म देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है, तो उसमें महिलाएं हुई, लड़की हुई, छोटी छोटी उम्र की महिलाएं, लड़कियां, बच्चे जब सिगरेट का धुआं उड़ाते दिखते हैं तो होता है अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, ये तो एक्टर बन गया, ये तो हीरोइन बन गई, क्यों ना मैं भी एक बार इसका मजा लेके देखूं। तो क्या जो उसको 5 या 10 रुपए चीज खाने के लिए उसके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने दिए, तो हुआ क्या, वो सिगरेट लेने पहुंच गया। तो दुकानदार भी क्या करता है, जब एक तो उसको नशीली चीजों में मार्जिन ज्यादा होता है, सरकार को भी फायदा है और बेचने वाले को फायदा है। यानी कि जो खिलवाड़ कर रही है वो सरकार कर रही है, यानी कि युवाओं को जो पीछे छोड़ने का काम कर रही है, युवाओं का भविष्य बेकार जो कर रही है वो सरकार बनाने का काम कर रही है। अभी की बात अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में हुआ क्या, सरकार ने शराब के लिए हट्टियां खोल दी, शराब की डिस्टिलरी खोली, फैक्ट्रियां खोल दी। यानी कि लोग खाने को मर रहे थे, लोग पीने के लिए पानी को मर रहे थे, तो उनके लिए शराब की हट्टी खोल दी। लाइन कभी जिंदगी में तो ये बात आपकी एकदम सही है जगदीश जी। जब तक हम लालच नहीं छोड़ेंगे, इस बुराई से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। सबका अपना अपना लालच है। सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू इस विभाग से मिलता है, तो ये बड़ी यहाँ पर विडंबना है कि किया तो किया क्या जाए, रेवेन्यू देखा जाए कि लोगों की हालत और उनका सेहत और उनके स्वास्थ्य को देखा जाए। आपके साथ चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। डॉक्टर अनूप कुमार, मेरा एक अहम सवाल यह है सर कि कोई लिकर कंज्यूम कर रहा है तो उसको इसके दुष्प्रभाव कितने समय बाद देखने को मिलते हैं? क्योंकि आप खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हैं सर, जैसा हमें पता है, कब तक हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर अब गड़बड़ी होना शुरू हो गई है या अब हम बीमार होने लगे हैं? अगर हम बीमारी की बात करें तो डॉक्टर अनूप कुमार से मेरा ये सवाल था। जगदीश जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके साथ। हमारे साथ चिकित्सक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनूप कुमार, ये सवाल मेरा उनसे था, बताइए सर। देखिए, जब कोई भी इंसान शराब पीता है या तंबाकू का नशा करता है, उसका जो दुष्प्रभाव है धीरे धीरे करके शरीर के ऊपर आना शुरू होता है। और शुरू में उसको इसके बारे में नहीं पता लगता, क्योंकि शुरू में उसको वो अच्छा लगता है पीने में और उसको लगता है कि उसको वो एंजॉय करता है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम बात करते हैं, हम हार्ट की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं, तो जो लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि 2 से 3 साल के अंदर ही इन सब बीमारियों के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में जब वो टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो क्लॉग हो रही हैं। इसके साथ साथ लीवर के उनके एंजाइम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और पहले स्टेज आती है फैटी लीवर, उसके बाद लीवर फाइब्रोसिस होकर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। तो ये सब 3 से 4 साल में एक ऐसा इरिवर्सिबल स्टेज आ जाता है कि जब हम अगर समय शराब को छोड़ भी दें तब भी जो ऑर्गन डैमेज हो गए हैं उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। वही चीज हम किडनी की बात करते हैं। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, शुरू में इनिशियली उनको नहीं पता लगता है, लेकिन समय के साथ साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जो टॉक्सिक केमिकल्स किडनी को डैमेज करते रहते हैं, तो किडनी की डैमेज बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक किडनी डिजीज बन जाती है और किडनी धीरे करके पूरी समाप्त हो जाती है। उस स्टेज में अगर हम शराब छोड़ भी दें तब भी उसका हम वापस उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर है, कैंसर को बनने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। अगर कोई लोग शराब और तंबाकू बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, 5 से 6 साल में उनको कैंसर होने की संभावना है, ना सिर्फ किडनी का बल्कि लंग का और इंटेस्टाइन का। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका मूल कारण देखा गया है शराब और नशा, जो कि तंबाकू का नशा, इनकी वजह से हो जाता है। तो ये असर आने में टाइम लगता है, इसलिए लोग जो है कई बार लापरवाह होते हैं, वो पीते रहते हैं और उनको एडिक्शन हो जाता है इस बीमारी का।
नशा था और जैसे से वो आगे बढ़ती पड़ता है, लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो इस चीज को छोड़ ही नहीं पाते, उनकी मनोस्थिति ही वैसी हो जाती है। सर, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज विश्व नशा विरोधी दिवस है और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, देखिए वैसे तो नशे की हर चीज ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ऐसा कोई भी ड्रग प्रोडक्ट नहीं है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक ना हो, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि शराब से ज्यादा स्मोकिंग जो है नुकसान पहुंचाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, सबसे ज्यादा खतरनाक आपके शरीर के लिए क्या हो सकता है? तंबाकू, शराब या फिर कोई जो अन्य ड्रग प्रोडक्ट है उसमें कोकेन, गांजा, चरस सब शामिल है? देखिए, सभी तरह का नशा हमारे शरीर के लिए घातक है और हर एक तरह का जो नशा है डिफरेंट तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम तंबाकू की बात करते हैं, जो लोग खीनी खाते हैं, तंबाकू चाटते हैं, उनमें सबसे पहले ओरल कैंसर, जो कि इंडिया में नंबर 1 कैंसर बन चुका है। कितने लोगों को हम देखते हैं कैंसर अंदर से स्टार्ट होकर पूरा उनका जो फेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और सारे शरीर फैल जाता है। तो छू करता है, उसके सीधा लंग में जाता है, उसके बाद नीचे मैंने बताया किडनी में चला जाता है, कोलोन में चला जाता है, ऐसे करके सभी पार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है। ऐसी जो शराब है वो भी जैसे हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज को असर करती है, उसके बाद हार्ट को असर करती है, फिर लीवर को असर करती है और उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स को असर करती है। जो हम बात करते हैं हशीश या गांजा या चरस की बात करते हैं, ये सारी चीजों के जो असर होते हैं वो दिमाग पर भी होते हैं और दिल पर और फेफड़ों पर भी होते हैं। और इसलिए देखा जाता है कि जो भी इंसान इनमें से किसी भी नशे का सेवन करता है उसके इफेक्ट वाइड स्प्रेड होते हैं, एक ऑर्गन से लिमिटेड नहीं होते हैं, पूरा बॉडी इसका इफेक्ट हो जाता है। उसका मेंटल डिसऑर्डर्स उसको स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। ये इतने हम देखते हैं पेशेंट्स जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं तो नशे करने की वजह से। तो ये बहुत ही घातक चीजें हैं, तीनों की तीनों मैं कहूँगा घातक है और तीनों को बिल्कुल हमें नो बोलना चाहिए सोसाइटी की तरफ से। जो लोग भी इसको लेते हैं उनको समझाकर रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए और सभी चीजों को छोड़ा जा सकता है। इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन तभी जब हम समय रहते इसको करें। अगर ये बहुत लेट स्टेज में पेशेंट आता है सर, अगर आप रिहैब सेंटर लोगों को भेज भी दें, या तो आधे से ज्यादा लोग वहां से भाग जाते हैं या फिर वहां से आकर भी दोबारा नशा शुरू कर देते हैं, तो ये तो यही माना जाएगा कि वो उनकी मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि वो छोड़ ही नहीं सकते। ये बहुत साइकोलॉजिकल पर भी ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं सर। बिल्कुल, देखिए पेशेंट को सपोर्ट चाहिए, फैमिली का, सोसाइटी का, फ्रेंड का। पेशेंट तो इस समय मेंटली जब डिस्टर्ब है तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि वहां से भाग जाए और नशा दोबारा शुरू कर दे, क्योंकि उसको एडिक्शन हो चुका है, फिजिकल एडिक्शन हो चुका है, मेंटल एडिक्शन हो चुका है। इसलिए डॉक्टर्स का तो रोल है ही, साथ में साइकाइट्रिस्ट हैं और जो हमारे दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा जो उसके दोस्त हैं, उसके परिवार वाले, सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का काम होता है और उसके बाद एक बार अगर हमने 2-3 महीने तक उसको कंट्रोल कर लिया, उसके बाद उसकी विल पावर है उसको कंट्रोल करने की, तो आगे जाके वो उसको शराब को या नशे को हाथ नहीं लगाएगा। ये हमने देखा है कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग वापस शुरू कर देते हैं, देखा गया है कि उनके अंदर विल पावर की कमी रही या उनको सपोर्ट नहीं मिला फैमिली का। तो इसलिए फैमिली, सोसाइटी सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कोई भी इंसान नशे से मुक्त हो सकता है। बिल्कुल, सबके सपोर्ट के कारण ही इस तरह के लोग सुधर सकते हैं, अन्यथा ये तो जो अभी तो मैं इसे बीमारी ही कहूंगी कि लगातार नशा बढ़ता जा रहा है और कम होने का कहीं से नाम नहीं ले रहा। इसी तरीके से ये नशे की बीमारी बढ़ती जाएगी। जगदीश जी, आपका रुख करना चाहेंगे सर। अभी जैसा कि आपने कहा कि सरकारों को बहुत मुनाफा होता है और ये बात सच भी है, हर सरकार को, हर राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उन्हें काफी मुनाफा होता है। आबकारी विभाग हुआ, टोल टैक्स हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, ये ऐसे विभाग है जिनसे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। अब आप क्या सलाह देंगे सर? इसके अलावा ऑप्शन क्या हो सकता है, विकल्प क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए पूरा नशा बंद भी कर दिया जाए तो जो सरकार को घाटा होगा उसकी आपूर्ति किस तरीके से हो पाएगी? देखिए, अगर हम नशा मुक्ति केंद्र की बात करें तो नशा मुक्ति केंद्र को जो है एक फिल्म दिलवाले फिल्म की तरह बना दिया गया। उसमें अजय देवगन क्या कहता है कि मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। तो नशा मुक्ति केंद्र में जब आदमी कोई जाता है
तो जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं वो आज के समय में कागजों में चल रहे हैं, रियलिटी में तो है ही नहीं। नशा मुक्ति केंद्र अगर कागजों की बजाय धरातल पर चलते और लोगों को उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता तो कोई भी नहीं भागता। अब नशा मुक्ति केंद्र में जाता क्या है, भेड़ बकरियों की तरह उन्हें वहां पे ठूस दिया जाता है, लो बेटा यहाँ बैठ जाओ आराम से, चाय नाश्ता मिलेगा, ठीक है। वो क्या है, जब उससे कोई बात करने वाला नहीं होता, उसको कोई समझाने वाला नहीं होता। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं, तो वो क्या कहती हैं, बेटा मौका लगे तू भी भाग जा, हम लोग भागी रहेंगे, क्योंकि तू जाएगा तब दूसरा आएगा ना, तो हमारा तो बैलेंस बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा जो अहम रोल है, लोगों को नशा मुक्ति कैंप से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ लापरवाही बढ़ती जाती है। दूसरी बात है कि कागजों में चलते हैं, धरातल पर तो नशा मुक्ति कैंप चलते नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती क्या है, जिन एनजीओ को, जिन संगठनों को, जिन सोसाइटियों को, जिस तरीके की जो संस्थान है, उनको सरकार फंड तो देती है मगर उनसे काम नहीं लेती। यानी कि भ्रष्ट अधिकारी कागजों में तो दिखा देते हैं कि नशा मुक्ति कैंप में इतने लोग आए, इतने चले गए और इतने ठीक हो गए। अब वो आते जाते चले जाते, ये चलता रहता है, मगर क्या है, कोई भी 100% ठीक होकर जाते ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है। अगर एक उनका पेशेंट अगर ठीक हो गया तो एक शराब की बोतल बिक्री बंद हो जाएगी। तो सरकार को तो उस पर सबसे ज्यादा टैक्स मिल रहा है, यानी कि आदमी ठीक होगा तो उधर टैक्स कम हो जाएगा, सरकार को घाटा होने लगेगा। सरकार भी ये चाहती है कि खूब पियो खूब जियो। अब होता क्या है, वो जी तो सकता नहीं, मर जाता है, यानी कि एक तो जनसंख्या आबादी भी कम होगी और वो भी स्वर्ग लोग को सिखा जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें नशा मुक्ति केंद्रों का काम होना चाहिए कि उन्हें जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, गांव में, शहर में, मोहल्लों में जा जाके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बीड़ी पीने से ये नुकसान होता है, आदमी की उम्र कम होती है, इसको शराब पीने से ये होता है कि घर में अगर आप शराब पी के जाते हो तो घर में बहन बेटियां होती हैं, माँ बहनें होती हैं, तो उनके साथ आप गलत व्यवहार करोगे। तो आज अगर हम नशे की बात करें तो 80% क्राइम ही नशे की वजह से होता है। अगर आप एक्सीडेंट की ही हम एक बात कर ले तो आज 80% एक्सीडेंट रोड पे नशे की वजह से होते हैं। यानी कि शराब पीकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, या हम जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, या मारुति में या टैक्सी में या ऑटो में जा रहे हैं, तो खुद नशा करके गाड़ी चला रहे हैं। अब क्या करेगा, यानी कि या तो जिएगा या मारेगा। अब वो उसको जहाँ एक्सीलेटर कम देना है तो वो तो ब्रेकर में भी हवाई जहाज बना देगा, वो तो उड़ाएगा, रोड पर थोड़ी चलाएगा, तो आदमी मरेगा जिएगा। तो सबसे ज्यादा मुख्य कारण आज मृत्यु जो हो रही है एक्सीडेंट में, वो नशे की वजह से हो रही है। नशे की वजह से भिक्षावृत्ति हुई, यानी कि लोगों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोहल्ले में घूमने वाले लोग आते हैं, ले बेटा टॉफी ले ले, तो क्या कहते हैं, अरे सिगरेट ले ले। उन्होंने क्या किया, आधी पी आधी उसको दे दी, ले बेटा एक बार पी के दे, तो फिर वो उनके कहने में आ जाता है। जब तक नशा करेगा तो उनका काम करेगा, यानी कि नशे की वजह से वो उनके साथ हो जाता है। पहले अपना पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, फिर वही पैसा वो रिटर्न ले लेते हैं उससे, कहते हैं ले बेटा जब भीख मांग ये कटोरा ले जा, या किसी क्राइम को अंजाम दिया, या किसी का मर्डर कर या किसी को कुछ कर, तो करता क्या है, बच्चे की क्या है जो जिज्ञासा थी, वो कह रहे यार बड़ा मजा है, एक बार उसको 100 रुपए दिए, अगली बार 500 का नोट समाजे, बोला यार मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा आराम की जिंदगी जीऊंगा। तो ये नशा जो है, इसका मुख्य क्राइम का जो मुख्य कारण है वो नशा है। आज अगर हम बात करें तो महिलाएं भी नशे में कम नहीं है, यानी कि हिसाब किताब आज देश के अंदर बराबर चल रहा है। पहले क्या होता था, पुरुष ज्यादा पीते थे, आज महिलाएं। समाज और परिवार का बहुत असर पड़ता है कि आप किस तरह के समाज में रह रहे हैं, आपके आसपास लोग किस तरीके के हैं। बच्चा यही सब देखकर बड़ा होता है और उसके बाद उसी तरह की वो हरकतें अपनाता है। मैं जगदीश जी आपके पास तुरंत लौटूंगी। आशिमा रंजन जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। आशिमा जी, स्वागत करती हूँ आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा सीधा सा है, नशे की लत को आखिर ना कैसे कहें, क्योंकि विल पावर एक बहुत बड़ी ताकत होती है और लोग वही खो देते हैं नशे की लत में। तो आप क्या ऐसे लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो नशे को ना कहने के लिए अपना दृढ़ निश्चय कर पाए? देखिए, पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसे सबको पता है, आज हम लोग का एक नशा मुक्ति से नो टू ड्रग्स डे है। एक विल पावर जो आपने बोला सबसे जरूरी है किसी भी नशे को छोड़ने के लिए, चाहे वो सिगरेट जैसा छोटा नशा हो, या हम लोग कह सकते हैं पॉली सबसे ऐसा बड़ा नशा है जिसमें बच्चे या लोग तरह तरह के नशे करते हैं। कहीं ना कहीं घर वालों का भी योगदान रहता है कि हम लोग बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को किस तरह से अपब्रिंगिंग करते हैं, बच्चे को ना सिखाना सिखाते हैं, ना बोलना सिखाते हैं कि हाँ जो चीज उनको पसंद नहीं है, जो हमारे
बाहर करना कम उम्र में ही, कि बच्चा अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसको वहीं पे समझा दे, वहीं पे सिखा दे, ताकि वो बहुत कोई बड़ी मिस्टेक ना करे। बिल्कुल वही मैं बोल रही थी कि बच्चे के ऊपर अपने परिवार और समाज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब जो लोग पहले से ही नशे की लत में आ गए हैं, मान लीजिए 17 से 18 साल के बच्चे इस समय काफी ज्यादा नशे के शिकार इस समय हो चुके हैं, तो वो लोग किस तरीके से छोड़ पाए? उन्हें आप रिहैब सेंटर भेज दीजिए, वो वहां से या तो भाग कर आ जाते हैं या कुछ दिन वहां पर गुजारते हैं, फिर यहाँ आकर वापस से ड्रग्स की उनकी लत जो है शुरू हो जाती है। तो ऐसे कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? एक दिन हम दिवस मना लेंगे, ठीक है, एक दिन कार्यक्रम हो गया, जगह जगह आपने कैंप लगा दिए, प्रशिक्षण शिविर लगा दिया, बाकी के 364 दिन क्या डॉक्टर आशिमा? देखिए, जो रिहैब सेंटर्स होते हैं वो हमेशा ही लास्ट रिजॉर्ट होते हैं किसी भी नशा मुक्ति अगर हमको भेजना है तो। सबसे पहले काउंसलिंग होती है, सबसे पहले मेडिकेशन होती है, 1-to-1 सेशन होते हैं। उसके बाद भी अगर हमको लगता है कि नहीं बच्चे का या उस पर्टिकुलर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब जाके लास्ट रिजॉर्ट होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ इसको और ये कहीं नहीं संभल रहा है, अब इसको नशा मुक्ति केंद्र से। नशा मुक्ति केंद्र में जैसा आप कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि वापस निकल के फिर नशे करते हैं। बहुत बहुत कम रिलैप्सेस होते हैं। अगर अच्छे से काउंसलिंग दी जाए, 1-to-1 सेशन दिए जाए, अच्छे से उनको समझाया जाए कि बिना नशे के भी तुम यहाँ रह रहे हो, बाहर में तुमको नशे की जरूरत नहीं है, एक बेटर प्रोग्राम अगर दिया जाए तो जरूर उसको नशा छूटेगा। वही दृढ़ निश्चय वाली बात हो गई कि आपको बहुत अच्छी सीख देनी पड़ेगी, तभी जाकर इस तरह के लोग सुधर पाएंगे। डॉक्टर अनूप कुमार, आपके पास आना चाहूंगी। सर, लिकर कंज्यूम को आप किस तरीके से देख रहे हो? मैं सिर्फ शराब के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो आर्थिक आमदनी हम कह लें वो इसी से आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बढ़ावा दे रहे हैं या फिर हम इस चीज को सही बता रहे हैं, कितना लिकर कंज्यूम ठीक है कि वो आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और सरकार को भी आमदनी होती रहेगी, आर्थिक मुनाफा उन्हें भी होता रहेगा? कोई बढ़ावा या नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम फिर भी ऐसे लोगों को सलाह देना चाहें तो कितना लिकर कंज्यूम आपके हिसाब से ठीक है? सर, मैं सिर्फ शराब के बारे में पूछ रही हूँ यहाँ पे। अल्कोहल किसी भी रूप में किसी भी मात्रा में सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए ये सब मिथ्स हैं कि अगर हम बियर पिएंगे तो हमें स्टोन नहीं बनेगा, हम बियर पीएंगे तो हमें हार्ट डिजीज नहीं होगा। तो वो सब चीजें मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। किसी भी तरह का शराब लेना हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो लोग पूरी तरह से शराब को नहीं छोड़ सकते हैं वो लोग सोशल ड्रिंकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वंस इन ए वाइल वो अगर अमाउंट जो है 15 to 20 ml अगर वो अमाउंट ले रहे हैं वो एक्सेप्टेबल मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा उनको दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर मैंने बोला सबसे आइडियल कंडीशन तो यही रहेगा कि वो बिल्कुल भी ना पिए, लेकिन ये सेकंड बेस्ट है कि अगर वो नहीं छोड़ सकते हैं तो सोशल ड्रिंकिंग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार वो सिर्फ छोटा अमाउंट ले रहे हैं तो भी वो इसके दुष्प्रभाव से लॉन्ग टाइम के लिए बच सकते हैं। बिल्कुल। और जो ये बच्चों को ब्रांडी पिला दी जाती है सर कि अभी ठीक है इनको जुकाम है और हमने बच्चों को भी पिला दिया, तो ये आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? और ये तो अभी बहुत हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को जुकाम के समय में कुछ इसी तरीके से पिला दिया जाता है ताकि उनके शरीर में गर्मी आ जाए और जुकाम और बुखार उन्हें ना हो। ये फिर हमारे वही पुराने मिसकंसेप्शन चलते आ रहे हैं पुराने जमानों के, और उसमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि किसी ब्रांडी पिलाने से बच्चों की बीमारी ठीक नहीं होती है। बच्चे को आप जाके बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए और उसके सलाह से ही दवाई दीजिए। बच्चे देखिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनमें कोई भी दवा, या चाहे आप शराब की बात करें, ब्रांडी की बात करें, कुछ भी दवा आप दें बिना डॉक्टर सलाह के आप ना दें। और ब्रांडी पिलाने से कोई बच्चे को फायदा नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये हमारी पुरानी सोच है जो अभी चलती आ रही है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि इन दिनों तस्करी बहुत हो रही है नशे की, और फिर मैं आपसे एक बात यहाँ समझना चाहती हूँ, क्या वाकई में ऐसा है कि सरकार का या फिर प्रशासन का इनसे कोई लेना देना नहीं होता? हम लगातार देख रहे हैं हर इलाके में भारी मात्रा में लोग घरों में ही शराब बनाना अब शुरू कर दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से समर्थन या सपोर्ट मिलता ही होगा। डॉक्टर अनूप कुमार, देखिए, किसी भी राज्य की सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके राज्य के लोग ऐसी गंदी और जहरीली शराब पीकर उनकी डेथ हो जाए या वो अस्पताल पहुंच जाए। और आप देखते हैं जो भी लोग घर में बनाते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल हमें पता है क्या होता है, और अक्सर ये न्यूज आती है कि जहरीली शराब पीने से इसी लोगों की मौत हो गई। तो ये सब चीजें क्राइम है, बिग क्राइम है, और उसमें कोई भी सरकार इसमें बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं करती है। लेकिन होता क्या है, जो कि कई चीजें जो है
सामने नहीं आ पाती हैं, और अंदर लोगों की मिली भगत जो लोकल लोग होते हैं मिलकर चलाते रहते हैं। लेकिन जब भी ये संज्ञान में आता है पुलिस के या जो प्रशासनिक लोग हैं उनके संज्ञान में आता है, तो तुरंत कार्रवाई करके उसको रेड डाल के उसको बंद करते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य के लोग ऐसा गंदी शराब पीकर डेथ हो जाए या उनकी हेल्थ खराब हो जाए। इसलिए यहाँ पर मैं लोगों को ज्यादा इसमें दोष देना चाहूंगा कि जो लोग मुनाफा कमाने के लिए अपने ही लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, मुझे लगता है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान और हमें करना चाहिए। ऐसे लोग अगर पकड़े जाएं तो उनको मामूली सजा न होकर बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए और हाई पेनल्टी होनी चाहिए। तभी लोगों में डर बैठेगा कि इस तरह के अगर वो लोगों की जिंदगी से खेलते रहेंगे तो उनके, अगर उनको पकड़े गए तो उनके सामने एक बहुत कठिनाई आने वाली। डॉक्टर आशिमा रंजन, क्या आप ऐसा मानती हैं कि नशे के आदी लोगों की अगर काउंसलिंग भी प्रॉपर तरीके से करवाई जाए तो वो इस नशे की लत को छोड़ सकते हैं? मेरा सवाल आपके साथ यही रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नशे की लत को किस तरीके से छुड़ाया जाए, कैसे इस लत को दूर किया जाए, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, आज इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजन, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं आपसे पूछ रही थी मैम ब्रेक पर जाने से पहले, क्या प्रॉपर काउंसलिंग के जरिए हम नशे के आदी लोगों की ये लत छुड़ा सकते हैं? प्रॉपर काउंसलिंग एक अकेला वो नहीं होता है। किसी भी रिहाब की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग, उसके साथ साथ काउंसलिंग, 1-to-1 सेशन, ग्रुप सेशन, कुछ मेडिकेशन हमेशा हेल्प करती है किसी भी आदमी को, मरीज को नशे से मुक्त कराने। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रंजन, आपका शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना समय हमें दिया। जगदीश जी, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आप चूंकि समाज सेवा का भी काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते होंगे, तमाम चीजों को देखते होंगे, आप बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? आखिर क्यों लोग जो है, खासकर युवा जो है, नशे के आदी हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सभी किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया से आते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे परिवारों को हमने नशे के कारण बिगड़ते हुए और बनते हुए देखा है। तो वजह क्या है? इतनी ज्यादा लोगों में इस चीज की लालसा क्यों बढ़ गई है अब? बिल्कुल राजपूत जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। आज के समय में जो नशे की जो लत पड़ रही है, घर में क्या है, अधिकतर महिलाएं रहती हैं घर में, तो ऐसे ऐसे टीवी सीरियल आ रहे हैं, सास बहू वाले, बहुत सारे सीरियल ऐसे आते हैं जिनमें नशे को जो है एक तरफ से प्रचारित किया जाता है। जितने भी सीरियल चलते हैं उसमें ऐसे ऐसे चीजें दिखाई जाती है जो नशे की ओर लोगों को अग्रेसित करती हैं, प्रेरित करती हैं कि नशे के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। भले ही वो टीवी पे एक लाइन लिख के दे देते हैं कि नशा करना जो है जीवन के लिए हानिकारक है, मगर क्या है, उसी को जो है सबसे ज्यादा लोग पीते हैं। तो दूसरी बात है कि नशे के लिए लिख तो दिया, मगर उससे क्या है, जब ऐड चलता है उसी नाटक में, जब ऐड चलता है तो उसमें अजय देवगन, शाहरुख खान आते हैं अपना ऐड लेते हुए, लो जियो खुल के जियो, रजनीगंधा खाओ या विमल पान मसाला खाओ या कैनी खाओ। जितने अब उन्होंने देखा यार एक स्टार खा रहा है, मतलब 5 रुपए की चीज एक स्टार खा रहा है, तो यार कोई 5 रुपए तो जिंदगी में बड़े होते नहीं है। तो क्या है कि क्यों ना एक बार हम भी इसका टेस्ट लेके देखें। तो आज करोड़ों रुपया कंपनियां क्या करती हैं, खर्च करती हैं टीवी पर ऐड देने के लिए। अब इसमें सभी दोषी हैं, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इसमें टीवी चैनल भी दोषी हैं। क्यों लेते हैं ऐड, क्यों दिखाते हैं चैनल पे? बहुत सारे और भी ऐड ले सकते हैं जो समाज में दुष्प्रभाव ना फैलाए, मगर टीवी वालों को भी उसका प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि 1 रुपए के 2 रुपए मिल रहे हैं, तो वो भी क्यों ना दिखाएं। इसके जिम्मेदार टीवी चैनल वाले भी हैं, एक आदमी नहीं है समाज का। सोशल मीडिया, टीवी, समाचार चैनल, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जो इसको प्रचारित करते हैं, लोगों को उनकी ओर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात होती क्या है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि एक तरफ तो बात कहते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, दूसरी तरफ एक हीरोइन आती है बोतल लेके। अब महिला घर में बैठी हुई पूरे दिन चौका बर्तन करने के बाद प्रोग्राम ही देखती है, तो प्रोग्राम देखने वाले जब एक हीरोइन है
कोई भी एक्टर या कोई भी लड़की उसमें शराब की बोतल या सिगरेट का धुआं उड़ाती देखी जाती है तो क्या महिला के अंदर नहीं आएगा? अब उसका हस्बैंड शाम को पीछे आता है तो उससे हिसाब मांगती है, ओ जी आपने इतना किया है, क्यों ना मैं भी दूं, या मुझे इतने पैसे दो, मैं तो अपने और कपड़ों में खर्च करूंगी, घर का सामान लाऊंगी या बच्चों के लिए लाऊंगी। तो उनमें जब मतभेद होता है, लड़ाई होती है, तो महिला भी क्या करती है? जब वो भी डिप्रेशन में आ जाती है, वो भी क्या कहती है, जो दुखी के पैसे होते हैं वो भी किसी को बुला के बोतल मंगा लेती है। अब हस्बैंड तो काम पे चला गया, अब हस्बैंड जब काम पे चला गया तो वो भी अब पी रही है घूट मार मार के, सीरियल भी देख रही है, दोनों काम हो रहे हैं, यानी कि पी भी रही है, मजे में जी भी रही है। तो क्या है कि घर की भी प्रचार प्रसार का यहाँ आपकी बात ठीक है कि एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से होने लगे हैं कि अब लोगों को लगने लगा है कि ठीक है हमें भी इसका कंज्यूम करना चाहिए या हमें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। बात ठीक है, इस तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगनी चाहिए, तभी जाकर हम नशे की लत छुड़ा पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है जगदीश जी, ये बात ठीक है कि ठीक है प्रचार प्रसार हो रहा है, महिलाएं घर में रहती हैं, फिर कलेश होता है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। सवाल तो वही है कि युवा जो आ रहा है नशे की प्रवृत्ति में, उसको छुड़ाया कैसे जाए? अगर आप प्रचार प्रसार रोक भी देंगे तो आपने भी बताया कि समाज अब ऐसा हो गया है, उसकी संगत ऐसे हो गई है, परिवार कब तक अपने बच्चे पर नजर रख सकता है? वो बाहर जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, उसके दोस्त कौन है, उसकी संगत कैसी है, हर वक्त किसी बच्चे पर नजर रखना काफी मुश्किल है। तो क्या हम कर सकते हैं कि परिवार में ही उसे इतना अच्छा माहौल मिले कि वो ऐसी गंदगी से और ऐसी भ्रांतियों से हमेशा दूर रहे? देखिए राजपूत जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब क्या है कि बच्चा बाहर जा रहा है, मान लिया बाहर दोषी है कि बाहर खराब व्यक्ति के साथ संपर्क में, मगर सबसे बड़ी बात है कि वो सीरियल देख रहा है, फिल्म देख रहा है, परिवार के अगर 5 सदस्य हैं तो 5 एक ही सीरियल देख रहे हैं। अब उसमें महिला भी पीती दिखाई दे रही है, गुटखा खाती दिखाई दे रही है, नशीला पदार्थ कोकीन वगैरह जो भी है नशीला पदार्थ होता है खाती दिखाई दे रही है। अब आदमी भी दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बच्चा भी दिखाई दे रहा है। अब यानी कि 5 लोगों ने एक ही प्रोग्राम में सबको देख लिया, छोटे बड़े को खाते हुए। तो अब बाहर क्या वो कैसे व्यक्ति से मिले? कम से कम घर में तो उसको सही चीज मिलने चाहिए। आप क्यों नहीं रोक लगाती? क्या फिल्म या कोई भी नाटक बिना नशे के नहीं बन सकता? बन सकता है ना, मगर क्या है कि उनको बनाने के लिए, उन नाटक को बनाने, सीरियल को बनाने के लिए, उनको फिल्म को बनाने के लिए जो ज्यादा पैसे जो लगाते हैं वो नशे वाले प्रोडक्ट वाले ही तो लगाते हैं। बाहर का व्यक्ति थोड़ी आ रहा है, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आ रहा है कि देश को हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। मगर क्या है कि उनको जब अच्छा पैसा मिलता है तो वो कहता है यार बीच में हमारा भी डाल देना। कई बियर की बोतल दिखाई जाती है, कई गुटखा दिखाया जाता है, कई रजनीगंधा दिखाई जाती है। ये सीरियल में जब दिखाई देगा, कोई खाता दिखाई देगा, क्या पहले समोसे लोग बहुत कम खाते थे, क्या है जब बढ़ चल के अब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है या कोई पार्टी हो रही है तो सबसे पहले समोसे रख दिए, तो जो ना खाने वाला भी है वो एक बार उससे टेस्ट तो लेके देखेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि घर में ही उसको सारी चीजें मिल रही है। बाहर के लोगों को जिम्मेदार ज्यादा नहीं ठहराया जा सकता, सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो घर के लोग हैं, क्योंकि घर में अश्लील फिल्में भी चल रही हैं, क्योंकि फिल्में आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, घर में माहौल कैसा है, इसका बहुत खास ध्यान रखना होगा। लोगों को अब यही जागरूक करना होगा कि आप अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखें और इस तरह की चीजों से बच्चों को दूर रखने का प्रयास करें। ऐसे दृश्य ना दिखाएं, चाहे वो टेलीविजन पर हो या फिर हकीकत में किसी के घर ऐसा हो रहा हो। तो जब इन सब चीजों से लोगों को दूर रखा जाएगा। जगदीश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, डॉक्टर अनूप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। डॉक्टर अनूप कुमार, एक सवाल ये भी है कि अभी कुछ दवाइयां भी ऐसी हो गई हैं सर जिनका लोग नशा करने लगे हैं। आप देखिए खांसी की दवाई का यहाँ पर नशा हो रहा है, सिरप जो आते हैं, तो इस तरह की दवाओं पर रोक नहीं लग सकती या फिर इसका बस इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है? देखिए, जो दवाइयाँ जिसमें अल्कोहल मिलाया जाता है वो एक मेडिकल फॉर्मूला है और उसमें ये देखा जाता है कि अल्कोहल से वो हमें फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो अल्कोहल बहुत ही कम अमाउंट में होता है और परसेंटेज भी उसकी फिक्स होती है। तो वो तो हमारे एक तरह का ड्रग है जो हमारे बॉडी को हेल्प पहुंचाने वाला है। लेकिन अगर कोई तो मिसयूज करना चाहे और उसी कफ सिरप को वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पीना शुरू कर दे ताकि जो अल्कोहल का जो बेनिफिट उसको मिलता है वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाए, तब हम उसको मिसयूज बोलते हैं ड्रग्स का। तो देखिए, प्रॉब्लम यही है कि वो जो अल्कोहल यूज हो रहा है वो तो साइंटिफिकली यूज हो रहा है, उसको बंद करने का कोई मतलब नहीं है कि वो हमारे ड्रग का पार्ट है। सवाल ये है कि लोगों ये जो दवाइयाँ हैं, नॉर्मली ये होता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किसी भी इंसान को मिलना चाहिए। कई ऐसे केमिस्ट हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह ऐसी दवाइयों को दे देते हैं। तो सरकार ने ये स्पष्ट गाइडलाइन दे रखी है कि जिन भी दवाइयों में इस तरह के अल्कोहल यूज होता है वो सब दवाइयाँ बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं देंगे। लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना
कैनविस का सवाल का रोल है। और इसमें यहाँ पर जो है भागीदारी सोसाइटी की आ जाती है कि सरकार ने अपने रूल्स बनाए, लेकिन क्या हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? अगर हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम वो दवाई इतनी ज्यादा मात्रा में उसको नहीं देंगे तो उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इस मसले पर आपका आखिरी कमेंट भी चाहूंगी डॉक्टर अनूप कुमार, क्योंकि अब हम अपनी चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। तो आप क्या सलाह लोगों को देना चाहेंगे कि कैसे वो इस गंदी चीज से दूर रहे, नशे से दूर रहे? देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये आग्रह करना चाहता हूँ, उनको अनुरोध करना चाहता हूँ कि नशा किसी भी तरह का आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। हमने इतने मरीज देखे हैं जो कि बाद में पछताते हैं कि उन्होंने समय रहते इससे कोताही क्यों नहीं की। तो मेरा हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि प्लीज आप किसी भी तरह का नशा हो, चाहे शराब है, चाहे तंबाकू है, और चाहे वो ड्रग्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, हशीश, गांजा, प्लीज इससे बिल्कुल दूर रहें। इन दवाइयों से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और ना ही इससे आपको आगे जाके इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन कुछ सालों के बाद आपको सारे शरीर में वो सब बीमारियां दिखनी शुरू हो जाएंगी और तब उसका इलाज इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आप प्लीज सब किसी भी नशे से दूर रहें। और मैं यहाँ पर जो बच्चों के माता पिता हैं उनको और ज्यादा खास अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चों पर नजर रखें, उनकी संगति पे नजर रखें। उनको लगे कि अगर वो बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो समय पर उसको रोक लें ताकि वो आगे जाके पछताना ना पड़े। बिल्कुल, आपका भी आखिरी कमेंट जगदीश जी। जी राजपूत जी बताइए। आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी सर इस मसले पर। चर्चा बिल्कुल अब खत्म होने पर है, तो मैं चाहूंगी कि इस पूरे मसले पर आप अपना एक आखिरी कमेंट दें और लोगों को क्या सलाह देनी है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर मैं बात करूं तो जो सामाजिक संस्था है उनको धरातल अपने नशा मुक्ति केंद्र को लाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जो परिवार में लोग हैं, बड़े हैं, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई भी टीवी पर ऐसा कोई भी प्रोग्राम ना देखें जिसमें नशे का प्रचार किया जा रहा हो, नशे की ओर लोगों को, युवाओं को बढ़ाया जा रहा हो। जागरूकता फैलाने की जरूरत है, सिर्फ एक दिन दिवस मनाने से कुछ नहीं हो पाएगा। आप दोनों ही मेहमानों का अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।